समझना है, उसके बाद आपको आंसर देना है, ताकि आप जो बोर्ड एग्जाम है उसमें आप अच्छे तरह से कलर कर सके और अच्छा से अच्छा नंबर ला सके। तो आप क्या कीजिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रश्न समझना है, तब आपको राइट आंसर देना है। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करें। यस है नो आप सब फटाफट कमेंट करके बता देंगे। अगर आप चाहते हैं कि क्लास स्टार्ट हो तो एक बार फटाफट लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को जम के शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। और 1 नंबर में क्या लिखा है कि बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है। ये जो बातचीत जो है इसके लेखक कौन है, तो आपको पता है कि मोहन अकेश है या जयप्रकाश या बालकृष्ण भट्ट या भगत सिंह। तो इसका पता है आपको, बिल्कुल आपने सी बताया है, बालकृष्ण भट्ट। बातचीत के लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट है। और ये जो बातचीत क्या है, तो एक प्रकार के निबंध है, ये भी आप याद रख सकते हैं। अब चलिए आपके सामने सेकेंड और प्रश्न में क्या कह रहा है कि बातचीत की साहित्य विद्या है। ये जो बातचीत है एक प्रकार क्या है, निबंध है, नाटक है, उपन्यास है या कहानी है। तो अभी हम आपको जस्ट बताए हैं कि क्या है, एक प्रकार के निबंध है। अब चलिए सेकेंड के बाद थर्ड नंबर देखते हैं। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि मनुष्य का बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। उत्तम तरीका अर्थ क्या हुआ कि बातचीत करने का सही अर्थ क्या होना चाहिए, कि हमें दूसरे के सामने किस तरह से बातचीत करना चाहिए। तो विविधतापूर्ण बात करना चाहिए या तर्कपूर्ण बात करना चाहिए या भीड़ से बात करना चाहिए, अवाक होकर अपने से बातचीत करना चाहिए। तो देखिए इसका जो मनुष्य का बातचीत करने का उत्तम तरीका जो होता है, अवाक होकर अपने से बातचीत करना, जैसे अपने आप से खुद बात करना। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। अब चलिए आपके सामने 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए हिंदी में आपको क्या डिफिनेशन दे, इसमें कुछ पता ही नहीं चला। ठीक है, तो हिंदी में कह सकते हैं कि इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं किया जा सकता है, सिर्फ इसमें टिक लगाया जा सकता है और प्रश्न को अच्छे तरह से समझाया जा सकता है। तो हम यही कर रहे हैं। और यहाँ पे 4 नंबर में क्या कह रहा है कि कर्बक में कौन सी बात पाई जाती है। कर्बक जो पाठ है उसमें कोई ना कोई बात पाई जाती है, वह प्रेम की महिमा या ईश्वर की महिमा या मनुष्य की महिमा या दानव की महिमा। तो इसमें आपने सुना होगा कि कर्बक में जो है वो प्रेम की महिमा पाई गई है। तो ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब चलिए आपके सामने 5 नंबर प्रश्न में। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं, पद्मावत किस भाषा में रचा गया है। ये जो पद्मावत है जो कि किस भाषा में रचा गया है, ब्रज भाषा में या अवधी या मैथिली या मराठी। तो इसके बारे में बताइए फटाफट, 5 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। चलिए बिल्कुल आप सबका जो आ रहा है वो है आपकी अवधी भाषा में। चलिए बी वाले का बिल्कुल ही राइट आंसर है। और वहीं पर बता दीजिए जो पद्मावत जो है वो अवधी भाषा में, जो कि कर्बक के द्वारा ही है। और एक और है पद्मावती, पद्मावती जो है आपके बालकृष्ण भट्ट के द्वारा ही रचा गया है, ये भी आप याद रख लीजिएगा। अच्छा है, चलिए 6 नंबर में देखते हैं कि पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी है। ये जो पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी है उन्होंने क्या क्या एक कहानी लिखा है जिसका नाम क्या है, उसने कहा था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आपके सामने 7 नंबर प्रश्न से पहले एक बात समझ लीजिएगा मेरे दोस्त। अगर आपको कभी भी लाइव क्लास करना है तो आपको यूट्यूब पे जाना है और सर्च करना है सेल्फ स्टडी विथ कुंदन कुमार हिंदी लाइव क्लास। क्या करना है, सेल्फ स्टडी विथ कुंदन कुमार हिंदी लाइव क्लास। तो आपको हम लाइव क्लास देख सकते हैं। ठीक है, मेरा लाइव क्लास। अब देखिए आपके सामने 7 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है कि गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी है। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी है, तो आपको पता है कि गुलेरी जी ने तीन कहानी लिखे हैं, जिसका नाम क्या है आपको पता है ना। तो सबसे पहले याद रखना है उसने कहा था, और दूसरा में है सुख में जीवन, और तीसरा जो है बुद्धू का कांटा। कौन कौन है, सबसे पहले आपको याद रखना है ये जो गुलेरी जी है वो 3 कहानी लिखे हैं। तो ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। और तीनों कहानी का नाम क्या है, सबसे पहले याद रखना है उसने कहा था, और उसके बाद आपको रखना है बुद्धू का कांटा और सुख में जीवन। तीनों को तीनों याद रखना है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट था इनका तीनों के तीनों कहानियां। ठीक है, अब चलिए आपके सामने 8 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, ऐतिहासिक, चरित्र प्रधान, सामाजिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा 8 का। बहुत अच्छे, इसमें जो है चरित्र प्रधान के बारे में बताया गया है, तो बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 9 नंबर में देखते हैं कि अष्टछाप में किस प्रकार की कवि संकलित है। इसमें बता दीजिए कि जो अष्टछाप में किस प्रकार के कवि संकलित है, सम्मिलित है। तो इसके बारे में बता दीजिए, राम भक्त, कृष्ण भक्त, राजभक्त या श्रृंगार भक्त। तो इसके बारे में राइट आंसर क्या होगा 9 का। तो बिल्कुल ही आप सबका जो आ रहा है कृष्ण भक्त के बारे में बताया गया है, तो भी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब देखिए आपके सामने 10 नंबर में क्या कह रहा है,
जागे ब्रजराज, सॉरी देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि जागे ब्रजराज कुंवर। यहाँ ब्रजराज कुंवर संबोधन किसके लिए आया है? ये जो ब्रजराज जो आया है वो न किसी के लिए आया है, वो बालराम के लिए है या कृष्ण के लिए या नंद के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि ये जो है कृष्ण के बारे में बतलाया गया है, तो बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा 11 नंबर प्रश्न में ये जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? तो जयप्रकाश नारायण है। तो ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। और याद रखिएगा ये संपूर्ण क्रांति है, ये एक प्रकार क्या है? भाषण है। क्या है? भाषण है। और ये कब लिखा गया था? मतलब कि जो संपूर्ण क्रांति कब हुआ था? तो 1974 में। ये भी आप याद रखिएगा। ये हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब में चीज़ में पूछा भी जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आपके सामने 12 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि गरीब की बेरोजगारी बढ़ती जाती है। कहा गया है गरीब की जो बेरोजगारी है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। यह किस में कहा गया है? बातचीत पाठ में या शिक्षा में या संपूर्ण क्रांति में, प्रगति और समाज में? तो इसके बारे में आपको पता है, बिल्कुल सही बताया आपने कि ये जो बताया गया है संपूर्ण क्रांति में बताया गया। तो सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आपके सामने 13 नंबर प्रश्न में। चलिए अब यहाँ बताइएगा 13 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे क्या कह रहा है कि फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। तो फणीश्वर नाथ रेणु की रचना जो आपको पता है वह कौन सा है? मैलाचल। लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है, तो आपका डी बिल्कुल ही राइट आंसर। और अब यहाँ पर लिख देते हैं मैलाचल। ठीक है, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर कभी भी पूछा जाएगा कि फणीश्वर नाथ रेणु की रचना कौन सी है, तो मैलाचल है। राइट, चलिए अब देखते हैं 14 नंबर प्रश्न में क्या करें कि बरवे रामायण किसकी रचना है? ये जो बरवे रामायण की रचयिता कौन है? तो आपको पता है, बिल्कुल आपने सही बताया, जो है तुलसीदास है। डी वाले का बिल्कुल ही राइट आंसर है। देखिए अगर आप जितना कमेंट करेंगे ना उतना ही आपके लिए बेस्ट होगा। तो अगर आप कमेंट ही नहीं करेंगे तो आपके लिए और बेस्ट नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको एक बात जरूर बताएंगे कि अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन किए तो लाइव क्लास में कमेंट करते हुए चलिए। अगर आप लाइव क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलिए और एक बार लाइक कर दीजिएगा तो थोड़ा सा मुझे और अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं 15 नंबर में क्या कर रहा है कि तुलसीदास किस काल के कवि थे? ये जो तुलसीदास देख रहे हैं ये किसी न किसी काल के कवि थे। वो किस काल के कवि थे? आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल या भक्ति काल के? तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा, ये जो है भक्ति काल के हैं। किस काल के हैं? भक्ति काल के। तो डी वाले का बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब चलिए आपके सामने 16 नंबर प्रश्न में है कि कौन से रचनाकार बिहार से संबंधित है? आप सोचिए बिहार की बात है तो गर्व से बोलो बिहार, जय है बिहार। बोली तो लाइव क्लास में बोली तो जय बिहार, बोली तो फटाफट एक बार बोल दीजिए जय बिहार। तो ये जो थे कौन थे मेरे दोस्त? रामधारी सिंह दिनकर जी जो थे वो कहाँ से थे? बिहार से थे। राइट, चलिए अब बात करते हैं 17 नंबर प्रश्न में कि रामधारी सिंह दिनकर की काव्य रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की काव्य रचना जो है आपको पता है कि ये जो है एक लिखे हुए थे, निबंध ही लिखा था जिसका नाम है अर्धनारीश्वर। क्या है? अर्धनारीश्वर। इसमें क्या किया गया है? ये स्त्री और पुरुष के गुण के बारे में बताया गया ज़्यादातर। इसमें प्रश्न को पढ़िएगा, मतलब चैप्टर को अच्छे तरह से पढ़िएगा ना तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और इसमें क्या किया है, स्त्री और पुरुष के बारे में बताया गया है बहुत ही अच्छे तरह से। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं 18 नंबर प्रश्न में कि रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की इनमें से कोई रचना है तो फटाफट आपसे कमेंट करके बता दीजिएगा। बिल्कुल आप सबका जो राइट आंसर जो आ रहा है रेशमी रथी, बिल्कुल सही आप सबका। अब चलिए थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे क्या कर रहा है कि भक्तमाल किसकी रचना है? भक्तमाल जो है आपके इसके रचयिता कौन है? तो नाभादास है। बिल्कुल आपका ए राइट आंसर होगा। अब देखिए आपके सामने 20 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है कि नाभादास किस काल के या किस धारा के कवि है या किस काल के कवि थे वो आपको बताना है। तो फटाफट बता दीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। तो इसी में जो आपको देख रहे हैं ए वाले का बिल्कुल ही राइट आंसर है सगुणोपासक राम भक्ति धारा के। ये जो नाभादास देख रहे हैं वो राम की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हुए थे और बहुत ही अच्छा उससे प्यार भी करते थे, ऐसे कह सकते हैं। चलिए अब 21 नंबर में देखते हैं कि किस कहानी का शीर्षक गैंग्रीन है। गैंग्रीन कहानी जो कि रोज रचयिता है वो बहुत ही गजब कहानी है। अगर सुनिएगा, अगर पढ़िएगा तो बहुत ही मजा आएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी। चलिए अब बात करते हैं 22 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि अज्ञे ने कितने सप्तकों का संपादन किया था? 1,
2, 3 या 4? तो आपको पता है ये प्रश्न तो आप बिल्कुल ही गलत नहीं करेंगे, तो बिल्कुल सही बताया आपने, डी। चलिए अब बात करते हैं 23 नंबर में कि रोज इनमें से क्या है। रोज जो है जिसके रचयिता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अयज्ञ है, और ये रोज जो है वह एक प्रकार की क्या है? तो आपको पता है कि रोज जो है एक प्रकार की कहानी है, और इसमें मालती, महेश्वर, टीटी के बारे में बहुत ही अच्छे तरह से समझाया गया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 24 नंबर प्रश्न में कि छत्रसाल दशक किसकी रचना है। छत्रसाल के जो दशक है यह किसकी रचना है? तुलसीदास, सूरदास या भूषण या कबीरदास? तो इसके बारे में बताइए, राइट आंसर क्या होगा 24 का। चलिए बहुत अच्छा आपने भूषण बताए हैं, सी वाले का बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब यहाँ पर देखते हैं 25 नंबर में कि कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी? कवि भूषण को ही भूषण की उपाधि दी, वाह गजब वाले। तो ये किसने दिए थे? महाराजा छत्रसाल ने, या छत्रपति शिवाजी ने, या राजा रुद्र साहनी ने, या औरंगजेब ने? तो इसके बारे में बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा राजा रुद्र साहनी ने दिए थे उनको, राइट। चलिए अब आगे बात करते हैं 26 नंबर प्रश्न में, और यहाँ पर प्रश्न जो करें ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से याद कर लीजिए और अच्छी तरह से पढ़िएगा प्रश्न को। क्या कर रहा है कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? एक पत्र जो कि आपको पता है वो भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। तो ये इसमें जो कहा गया है सुखदेव के बारे में बताया गया। ठीक है, सुखदेव को क्या करते हैं? भगत सिंह पत्र लिखते हैं कि फांसी उसी के बारे में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 27 नंबर प्रश्न में कि भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? सबसे पहले याद रखना है इसके चाचा का नाम क्या था? अजीत सिंह। क्या नाम था? अजीत सिंह। और पिता का नाम क्या था? सरदार किशन सिंह था। और ये दोनों के दिनों जो थे वो किसके सहयोगी थे? लाला लाजपत राय के। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, राइट। चलिए अब देखिएगा 30 नंबर में क्या कह रहा है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है? मैं नास्तिक क्यों हूँ यह किसका लेख है? भगत सिंह का, चंद्रशेखर आजाद का, सुखदेव का, खुदीराम बोस का? तो फटाफट बता दीजिएगा 28 का राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे मेरे दोस्त, बहुत अच्छे। ये जो है भगत सिंह का ही लिखा गया है, तो ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 29 नंबर प्रश्न में, और ये जो डेट ऑफ बर्थ वाला जो भी प्रश्न होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और हम सोच रहे हैं कि डेट ऑफ बर्थ पे क्या हो एक ट्रिक वीडियो बनना चाहिए। अगर आप चाहते हैं यस या नो तो आप लाइक करके और कमेंट करके बताइएगा सर ट्रिक पे भी कोई वीडियो बनाइए, मजा आता है ट्रिक कर देते हैं तो। ठीक है, चलिए जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? जयशंकर प्रसाद का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? ये आपका जो राइट आंसर जो होगा 1889 में हुआ था। ठीक है, तो बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए 30 नंबर में देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है कामायनी, मुकुल, छत्रसाल, साकेत। तो इसके बारे में बताइए 30 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही बताया आपने, कामायनी जो देख रहे हैं वो आपका ए बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए अब देखते हैं 31 नंबर में कि ओ सदनीरा शीर्षक का संबंध किस विद्या से है? ओ सदनीरा जिसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर, वह एक प्रकार की क्या है? उपन्यास है, निबंध है, या कहानी है, या नाटक है? तो आपको पता है कि ओ सदनीरा जो है जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है, और इसमें क्या गया है? चंपारण के क्षेत्र के बारे में बहुत ही अच्छे तरह से डिटेल में बात किया गया है। तो ये जो है एक प्रकार के निबंध है। क्या है? निबंध है। अब चलिए 31 के बाद 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि ओ सदनीरा शीर्षक पाठ में किस महापुरुष की चर्चा आई है? देखिए इस ओ सदनीरा में एक महापुरुष थे जिनका नाम जो थे आपको पता है, क्या नाम थे? महात्मा गांधी, राइट। महात्मा गांधी सही है, बिल्कुल सही है। और इसमें क्या क्या है? चंपारण क्षेत्र के बारे में, नील की खेती के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें पेड़ कटावल वोटर ये सब के बारे में भी बहुत अच्छी तरह से चर्चा किया गया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न में देखिएगा कि गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? मतलब गौतम बुद्ध का जो है आविर्भाव कब हुआ था? तो ये जो है 2500 वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, राइट। अब चलिए 34 नंबर प्रश्न में देखते हैं, और एक बार फिर से बता देते हैं, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का लाइव क्लास देखना है तो यूट्यूब पे आपको जाना है, और यूट्यूब पे सर्च करना है सेल्फ स्टडी विथ कुंदन कुमार, और हिस्ट्री देखना है, ज्योग्राफी देखना है, हिंदी देखना है, या इंग्लिश देखना है, जो भी सब्जेक्ट देखना है आप देख सकते हैं। ठीक है,
34 नंबर देखिए, पुत्र वियोग किसकी रचना है? पुत्र वियोग जो है आपको सुभद्रा कुमारी चौहान की है, तो ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि कवित्री का खिलौना क्या है? कवित्री का खिलौना आप सोच लीजिए, जो औरत का शादी हो सकता है कवित्री उसे कह सकते हैं। तो जो आदमी का शादी वगैरह हो जाता है उसका कोई खिलौना तो छोटा मोटा तो नहीं होगा, आप अपने दिमाग लगाइएगा, तो वो क्या हो सकता है? छोटा मोटा नहीं हो सकता है। तो पुत्र या उसका पुत्र या पति या भांजा या भाई। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो उसका खिलौना होता है उसका पुत्र होता है। जैसे आपकी माँ है वो इसी प्रकार कवित्री थी, ठीक है। ये भी कहानी बहुत अच्छा है, रुला देती है, आँख से आंसू गिरा देती है जब आप कहानी को अच्छी तरह से समझेंगे, डीपली जाएंगे तो, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि 36 नंबर में कि मोहन राकेश नहीं जाने जाते हैं। मोहन राकेश जो है वो किसी न किसी के लिए नहीं जाने जाते हैं, कहानी के लिए, कविता के लिए, नाटक के लिए या उपन्यास के लिए। तो ये भी प्रश्न आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका जो राइट आंसर जो है वो कविता के लिए नहीं जाने जाते हैं, कहानी, नाटक, उपन्यास ये तीनों चीज़ के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ये उपन्यास की कविता के लिए नहीं जाने जाते हैं, ठीक है। चलिए अब बताइएगा, सिपाहियों माँ, सिपाही की माँ होना चाहिए, MP में कुल कितना पात्र है? तो देखिए ये जो सिपाही की माँ है इसमें कुल कितने पात्र हैं? प्रश्न थोड़ा सा रॉन्ग लिखा है, लेकिन हम आपको अच्छे तरह से समझा रहे हैं कि सिपाही की माँ जो है इसमें कुल कितने पात्र है? 4, 8, 6 या 5 है। तो आपको पता होगा कि इसमें टोटल जो है 8 पात्र है। कितने हैं? 8 आदमी हैं, समझ गए। चलिए अब देखते हैं 38 नंबर में कि इनमें से कौन सी कृति मोहन राकेश की है? इनमें से कौन सी कृति मोहन राकेश की है? तो आपको पता है, तो ये बता दीजिए कौन सा राइट आंसर होगा। तो ये जो मोहन राकेश की है जानवर और जानवर, जो कि बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा कि उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो आपको पता है कि शमशेर बहादुर सिंह है, तो ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब देखते हैं 40 नंबर प्रश्न में। अब चलिए 40 नंबर में देखते हैं, और यहाँ पे क्या करा है कि निम्न में शमशेर बहादुर सिंह की कविता कौन सी है? शमशेर बहादुर सिंह की कविता कौन सी है? उषा, गांव का घर, पुत्र वियोग या हार जीत। तो आपको पता है कि 40 का राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल आपने जो राइट आंसर बताया है ए। अब चलिए 41 नंबर में देखते हैं कि प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध की निबंधकार कौन है या लेखक कौन है? तो आपको पता है कि प्रगीत और समाज के जो लेखक है वो आपको नामवर सिंह है, ठीक है। तो सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है, ठीक है। अब चलिए 42 नंबर देखते हैं कि नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? ये जो नामवर सिंह के द्वारा जो लिखा गया है वह क्या है? तो हम आपको एक बार और बताए हुए थे ये प्रश्न को, जो हम बहुत बार ये प्रश्न बताए हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर भी आप सही बताते हैं, लेकिन कभी कभी गलत बताते हैं। तो ये जो है आलोचनात्मक निबंध है, तो ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 42 नंबर में कि कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? तो ये आपको पता होना चाहिए क्या राइट आंसर होगा। तो बहुत अच्छा, ये जो तिरिछ देख रहे हैं ये जो नामवर सिंह के द्वारा नहीं लिखा गया है, और ये जो बकलम खुद देख रहे हैं इतिहास और आलोचना दूसरी परंपरा की खोज है, ये नामवर सिंह का ही लिखा गया है, लेकिन जो तिरिछ है वो उदय प्रकाश के द्वारा लिखा गया है, राइट। अब यहाँ पर देखिएगा गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना जो है वो कौन सा है? आपको पता है कि जन जन का चेहरा एक जो लिखा गया है गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा लिखा गया है। अब चलिए यहाँ पर देखिएगा 45 नंबर प्रश्न में कि मुक्तिबोध किस शतक के कवि थे? ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरह से आप रिपीट करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? चलिए बहुत बढ़िया, ए वाले का बिल्कुल ही राइट आंसर है तार सप्तक, ठीक है। चलिए यहाँ पर 46 नंबर में देखिएगा कि आत्मकथा विद्या की रचना है। आत्मकथा विद्या की रचना है। जो आत्मकथा है वो किसी न किसी लेखक से रिलेटेड करता है, तो वो जो है आपको पता है वो किस में है? तो आपको पता है जूठन में किया गया है, ठीक है। जिसके रचयिता कौन है तो आपको पता है, तो फटाफट बता दीजिएगा। ये जो जूठन है इसके रचयिता कौन है? तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की? ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की? तो मेघदूत नामक जो देख रहे हैं वो आपको किए हुए थे, जो कि कहाँ से थे? महाराष्ट्र से थे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा 48 नंबर में कि अब और नहीं वाल्मीकि की किस विद्या की रचना है? अब और नहीं
वाल्मीकि की किस विधा की रचना है? कहानी है, कविता है, या उपन्यास है, या निबंध है? तो आप फटाफट बता दीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। तो ये जो आपका जो राइट आंसर क्या होगा, ये कविता है। अब और नहीं, वाल्मीकि की किस विधा की रचना है? तो ये एक प्रकार की कविता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अधिनायक कैसी कविता है। अधिनायक जो है व्यंग्यात्मक कविता है, जो कि आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, अब देखिए 50 नंबर में क्या करें कि रघुवीर सहाय किस सदी के रचनाकार है? रघुवीर सहाय जो है वो आपको है